हम एक दूर दराज इलाके में रहा करते थे, पहाड़ों पे, जहां पड़ोसियों के घर भी बहुत दूर दूर हुआ करते थे। ना मेरा कोई दोस्त था, इसलिए मेरा सारा टाइम अकेले ही खेलने में गुजरता था। शायद यही कारण था कि मैं बचपन से ही बहुत शर्मीली और शांत स्वभाव की लड़की थी। मम्मी पापा की मौत के बाद मेरे चाचा चाची ने ही मुझे पाला था। मैं तब मुश्किल से 2-3 महीने की ही रही होंगी जब एक रोड एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई। अब मेरे चाचा चाची ही मेरे माँ बाप थे। उन्हीं को मैं पापा मम्मी बोलती थी। लेकिन मेरे पैदा होने से पहले मेरा एक बड़ा भाई भी था, राहुल। मम्मी पापा राहुल से बहुत प्यार करते थे, शायद जितना कोई अपनी पहली औलाद से करता है उससे भी ज्यादा। लेकिन फिर एक दिन जब राहुल 11 साल का था, वो पीछे जंगल में कहीं खेलने गया था। वैसे तो मम्मी पापा हमेशा उस पर नजर रखते थे, लेकिन उस दिन मम्मी पापा किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ चाचा चाची और मेरा भाई था। चाचा बताते हैं कि उनकी नजर कुछ ही देर के लिए राहुल से हटी थी और वो गायब हो गया। वो घर से खेलने के लिए निकला था और फिर कभी वापस नहीं आया। मम्मी पापा ने 6-7 महीनों तक उसको ढूंढने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो नहीं मिला। और फिर करीब 1 साल बाद मैं मम्मी के पेट में आ गई। मम्मी पापा को कभी राहुल की लाश नहीं मिली। इस वजह से शायद उनको हमेशा एक उम्मीद थी कि वो जिंदा हो सकता है। मैंने अपने भाई को कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से उसके साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता था। चाचा चाची बताते थे कि मैं अक्सर उनको अपनी हरकतों से डरा देती थी, क्योंकि मैं अक्सर अपने कमरे के एक अंधेरे कोने की तरफ देख के बातें करती रहती थी, जैसे कि वहां कोई खड़ा हो और मैं उससे बातें कर रही हूं, लेकिन वहां होता कोई नहीं था। जब वो मुझसे पूछते कि मैं किससे बातें कर रही थी, तो मेरा कहना होता था राहुल भैया से। यहां मैं आपको बता दूं कि मैं तब मुश्किल से 3 साल की होंगी। मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था, ना ही मुझे यह पता था कि मेरा कोई बड़ा भाई भी था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मैं बहुत छोटी थी, ना समझ थी, लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत अच्छे से समझ आती थी वो थी मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता। मुझे महसूस होता था कि मेरी कोई डोर है जो उससे बंधी हुई है। हो सकता है यह सब मेरा वहम हो, एक छोटे बच्चे की इमेजिनेशन, लेकिन मैं कसम खा के ये कह सकती हूं कि ये मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। वो सच में मेरे पास होता था, हर समय मेरे आसपास मंडराता हुआ। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैंने उसे देखा था, तब मैं 5 साल की थी। मैं अपने घर के पीछे बैठी कोई ड्राइंग कर रही थी जब राहुल भैया ने पहली बार मुझसे बात की। क्या ड्रॉ कर रही हो? उसने मेरे सर पर हाथ लगाते हुए मुझसे पूछा। मुझे याद है वो जब भी मुझसे बात करता था हमेशा मेरे सिर पर हल्का सा हाथ मारता था। मैं जंगल की ड्राइंग बना रही हूं, इसमें रेनबो भी है। मैं खुशी से अपनी ड्राइंग उसको दिखाते हुए बोली, हाँ, ये कैसा जंगल है? जंगल ऐसा होता है क्या? आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें जंगल कैसा होता है। इतना कह के उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे जंगल में ले गया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। फिर 20-25 कदम दूर जंगल में जाके उसने मुझे जमीन खोदने के लिए एक छोटा सा फावड़ा दिया और बोला, लो यहां खोदो। और मैं अपने छोटे छोटे हाथों से जमीन खोदने लगी।
पहली बार मैं जंगल में इतनी दूर आई थी। जमीन में से छोटे छोटे कीड़े, पत्तियां वगैरह निकल रही थी, लेकिन मैं कई देर तक जमीन खोदती रही और तब जमीन में से एक चीज और निकली। वो एक बैग था, स्कूल बैग। उस बैग को देख के राहुल के चेहरे पर स्माइल आ गई। मैं खींच के उस बैग को बाहर निकालने लगी, लेकिन वो बैग बहुत भारी था, शायद रेड कलर का। उसके अंदर पक्का कुछ था। मैंने उसको खोलने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी चेन के अंदर इतनी मिट्टी भरी हुई थी कि मैं उसे खोल ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, हम बाद में इसे खोलेंगे, राहुल बोला। और तभी अदिति, मुझे पीछे से मेरी चाची की आवाज सुनाई दी। वो मुझे ढूंढ रही थी। चाची की आवाज सुनते ही भैया ने जल्दी से मुझसे वो बैग छीन लिया और उसको जमीन में ही छुपा दिया। मैं भाग के चाची के पास जाने लगी। अदिति, तुम कहां चली गई थी? मैं कब से तुमको ढूंढ रही हूं। तुमको पता है ना, जंगल में अकेले जाना ठीक नहीं है। वो घबराई हुई मुझसे बोली। लेकिन मम्मी, मैं अकेली नहीं थी, मैंने जवाब दिया। मैंने पीछे पलट के देखा। मुझे लगा था राहुल पीछे ही खड़ा होगा, लेकिन वो वहां नहीं था। वो जा चुका था। फिर चाची मेरा कंधा पकड़ के मुझे खींचती हुई घर के अंदर ले गई और मुझे कमरे में बंद कर दिया। अब तुम यहीं रहोगी और अब कभी ऐसे बाहर जंगल में मत जाना। इतना कह के चाची वहां से चली गई। मेरा वो कमरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं तब छोटी थी, लेकिन तब भी उस कमरे में मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता था। मुझे ऐसा तो कभी लगता ही नहीं था कि मैं वहां अकेली हूं। हर समय किसी और के भी वहां होने की फीलिंग आती थी। उस कमरे के एक कोने में एक लकड़ी की अलमारी थी। वो अलमारी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे हर समय कोई उस अलमारी के अंदर से छुप छुप के मुझे देखता है। रात में कई बार जब मेरी आंख खुलती तो मैं सीधा उस अलमारी की तरफ ही देखती कि शायद मुझे उसमें कुछ नजर आ जाए, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। एक दिन ऐसे ही जब मैं अपने बेड पे बैठी उस अलमारी की तरफ देख रही थी, तभी राहुल भैया अचानक से मेरे पीछे से आ गया। मैं एकदम से डर के उछल गई। क्या हुआ छोटी गुड़िया, उस अलमारी से डर लगता है क्या? वो मेरे सिर पे हाथ मारते हुए बोला। मैंने डरते डरते हाँ में सर हिलाया। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर उस अलमारी की तरफ। फिर वो बोला, डरो मत गुड़िया, कई बार हमें अपने डर का सामना करना ही पड़ता है। फिर वो धीरे धीरे चलता हुआ उस अलमारी के पास पहुंचा और एक झटके से उसको खोल दिया। फिर उसने मुझे वहां आने का इशारा किया। मैं बेड से उतर के उसके साथ अलमारी के सामने जाके खड़ी हो गई। अंदर जाओ इसके, उसने मुझसे कहा। तो मैंने अपनी आंखें बंद की और उस अलमारी के अंदर घुस गई। मुझे लग रहा था वो भी मेरे साथ अलमारी के अंदर आएगा, लेकिन नहीं। मेरे अंदर जाते ही उसने बाहर से अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। वो अलमारी जिससे मुझे वैसे ही इतना डर लगता था, अब मैं उसके अंदर अकेली बंद हो गई थी। मैं बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं अलमारी में ही बैठ के रोती रही। मुझे बहुत डर लग रहा था। वहां अंधेरा था, घुप अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन उस अंधेरे में भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई मेरे साथ है। मैं जोर जोर से अलमारी को पीटने लगी, लेकिन तभी मैंने एक अजीब चीज नोटिस की। अलमारी का एक हिस्सा जिस पर मैं लात मार रही थी, वो बहुत अजीब सी आवाज कर रहा था, जैसे कि वो अंदर से खोखला हो, जैसे कि उसके पीछे दीवार नहीं
बल्कि कुछ और हो। तभी मुझे मेरी चाची की आवाज सुनाई दी। चाची मुझे खाने के लिए आवाज दे रही थी और वो आवाज आते ही अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। लेकिन राहुल अब वहां नहीं था। वहां अब कोई नहीं था। उस रात मैंने चाचा चाची को इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझे गुस्से से कहा कि आज के बाद मेरे मुंह से राहुल का नाम कभी नहीं निकलना चाहिए। मैंने वैसा ही किया। इसके बाद अगले कुछ साल मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन राहुल भैया ने मेरे पास आना बहुत कम कर दिया था। लेकिन फिर जब मैं शायद 11 साल की हुई तो एक बार फिर से मेरी राहुल भैया से बात हुई। इस बार वो मुझे हमारे घर के स्टोर हाउस में लेकर गया, जहां ना जाने कब का पुराना कबाड़ भरा हुआ था। वहां जाके उसने मुझे कबाड़ में कुछ ढूंढने को कहा। वो पुराने अखबार थे, धूल से भरे। और फिर कुछ देर उस रद्दी में ढूंढने के बाद वो पेपर मिल गया जो वो ढूंढ रहा था। मैंने न्यूज़पेपर बाहर निकाल के पढ़ा तो उसमें एक न्यूज़ छपी थी, मेरे भाई के गायब होने की न्यूज़। 11 साल का बच्चा अचानक अपने घर से गायब हो गया। पुलिस को अंदेशा है कि बच्चे को किडनैप किया गया है, लेकिन बच्चे के स्कूल बैग के अलावा और कोई चीज घर से गायब नहीं हुई है। बच्चे के गायब होने के समय उसके माँ बाप घर में नहीं थे। पुलिस की कोशिश जारी है। उम्मीद है बच्चा जल्द ही मिल जाएगा। भैया, ये तो आपकी फोटो है। मैंने हैरानी से पेपर में छपी उसकी फोटो देखते हुए कहा। वो कुछ नहीं बोला। और वो स्कूल बैग जो उस दिन हमें मिला था, वो आपका ही था क्या? मेरे इतना कहते ही उसने वही पुराना सड़ा गला स्कूल बैग मेरे हाथ में पकड़ाया और मुझे एक चाकू देते हुए बोला, इसे काट के खोलो गुड़िया। वो बैग पहले से ही कटा फटा था, इसलिए उसको काट के खोलने में ज्यादा देर नहीं लगी। बैग खोला तो उसके अंदर कुछ पेपर्स थे, मेरे भाई के पेपर्स। पैदा होने से लेकर स्कूल जाने तक के सब पेपर्स और उसकी बहुत सारी फोटोज। वो हर एक चीज जिससे मेरे भाई की पहचान की जा सके वो उस बैग के अंदर भरी थी। लेकिन क्यों? वो बैग जिसमें इतने जरूरी कागज और फोटो थी, वो पीछे जंगल में क्यों दबा हुआ था? मैं तब 11 साल की थी और इतनी समझदार हो चुकी थी कि चीजों को समझ सकूं। जिस दिन मेरा भाई गायब हुआ, मेरे पापा मम्मी उस दिन घर में नहीं थे, लेकिन मेरे चाचा चाची घर में ही थे। मेरे चाचा चाची मुझे कभी पीछे जंगल की तरफ नहीं जाने देते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही वो बैग वहां पर छुपाया हो। लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही मेरे भाई को। इतने सालों में मैंने कभी उनको मेरे मम्मी पापा या भैया के बारे में बात करते नहीं सुना। उनको तो जैसे उनसे कोई मतलब ही नहीं था। आसपास किसी ने भैया को उस दिन कहीं जाते भी नहीं देखा था। और मेरे कमरे की वो अलमारी जो पीछे से शायद खोखली थी, शायद भैया ये बात समझ गया था कि मैं सब कुछ जान गई हूं। फिर वो मुझे एक हथौड़ा पकड़ाते हुए बोला, ये लो गुड़िया, तुम जानते हो ना क्या करना है इससे। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने वो हथौड़ा लिया और जल्दी से उस अलमारी को खोल के उसके पीछे वाले हिस्से को हथौड़े से तोड़ने लगी। हथौड़ा मारते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। वो अलमारी जिससे मुझे हमेशा से डर लगता था, आज उसके पीछे छिपा राज खुलने वाला था। मैं जोर जोर से उस पर हथौड़ा मारती रही और कुछ ही देर बाद उसमें छुपा राज मेरी आंखों के सामने था। एक चीज जो टीवी फिल्मों में आपको नहीं बताई जाती, वो ये
कि अगर किसी डेड बॉडी को पन्नी में टाइटली लपेट दिया जाए तो वो सड़ती नहीं है, बस अंदर पड़ी पड़ी सूख जाती है, जैसे फ्रिज में लंबे समय तक रखा कोई सेब सूख जाता है। बिल्कुल वैसे उस अलमारी के पीछे मेरे भाई की लाश थी। उसकी मौत भूख प्यास से तड़प तड़प के हुई थी। मतलब कि जब उसको वहां उस अलमारी के पीछे डाला गया तब वो जिंदा था, और उसको मारने वाले और कोई नहीं, मेरे चाचा चाची ही थे। उन्होंने ही मेरे भाई को मारा था, और अब वो मुझे भी मारना चाहते थे। जैसे ही मैं 11 साल की पूरी होती वो मुझे मार देते, लेकिन उससे पहले ही मेरे भाई की मदद से मैंने उनका राज खोल दिया। ये सब पता चलते ही मैं भाग के हमारे स्कूल के एक टीचर के पास गई और उनको सब कुछ बताया, तो उन्होंने पुलिस को वहां बुला लिया। मेरे चाचा चाची को पुलिस ने पकड़ लिया और मुझे मेरे नाना नानी के पास रहने के लिए भेज दिया। पता नहीं उन लोगों ने मेरे भाई को क्यों मारा, और वो मुझे भी क्यों मारना चाहते थे। कुछ लोग बताते हैं कि वो काला जादू करते थे, और क्योंकि उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए शायद अपनी औलाद की चाहत में वो हमारी बलि देना चाह रहे थे। जो भी था वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। मेरे भाई ने मेरी जान बचा ली। जब मेरे मामा मुझे उस घर से लेकर जा रहे थे तो वो वहीं खिड़की पे खड़ा मुझे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पे खुशी थी। शायद वो चाह के भी उस घर को नहीं छोड़ सकता था। वो आखिरी बार था जब मैंने राहुल भैया को देखा था।